नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। और हम लोग खास बातचीत करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। चूँकि आप तो देश दुनिया पर पैनी नज़र रखते हैं, लेकिन बिहार चुनाव इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। अलग अलग चुनावी तैयारियां हो रही है, अलग अलग रणनीति की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले के बिहार चुनाव में और इस बार के बिहार चुनाव में क्या अंतर रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रभा साक्षी के दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने अपने वेबसाइट के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए मुझे बात करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी आभारी हूं। बिहार का चुनाव हमेशा सुर्खियों में रहा है। वैसे तो भारत के सारे चुनाव होते हैं, मैं कहूँगा कुछ, चूँकि आप पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को लेकर के आपके इधर अभिरुचि कम होती है, इस कारण नहीं रहता है। अन्यथा बिहार के सारे चुनाव, उसी भारत के सारे चुनाव लोगों की रुचि में रहते हैं। और आज़ादी के बाद राजनीति हमारे समाज पर इतनी हावी हो गई है कि सबसे ज़्यादा चर्चा लोग राजनीति की करते हैं। और इस दौर में जब राजनीति विभाजन इतना तीखा है और एक बहुत बड़े वर्ग को ये स्वीकार ही नहीं है कि देश में भाजपा का और खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना लंबा शासन कैसे हो गया है, और जिन लोगों के अंदर संघ भाजपा को लेकर के एक पैथेटिक लेवल पर एक एलर्जी रही है, एक घृणा रहा है, जो मानते रहे हैं कि मेरी सोच है वही सही है, मैं जो सोचता हूँ ये मैं ही दुनिया और देश के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में हमारी जो सोच रही है, हम जो करते रहे उसके ये सब विपरीत धारा में कैसे आ गए हैं, इसको जनता को स्वीकृति कैसे मिल गई है। तो ये जो बढ़ गई इस समय सोशल मीडिया की उत्पत्ति के बाद से, जो टूल किट बनाकर वो सब चीज़ों को सुर्खियों में लाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा अगर एक नगर निगम का भी चुनाव लड़ती है तो उसको इस तरीके से लड़ती है कि वो राष्ट्रीय विषय बहस का बनता ही है। तो बिहार तो वैसे भी सभी समय रहा, लेकिन 90 के दशक से तो बिहार के बारे में दुनिया भर में अलग अलग किस्म की चर्चा हुई, ज़्यादा नकारात्मकता को लेकर चर्चा हुई। तो इस बार के चुनाव में और पहले के चुनाव में ऐसा गुणात्मक अंतर अगर आप मांगते हैं कि क्या है गुणात्मक अंतर, तो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बहुत नहीं होता है। लेकिन यह है कि इस बार अब जैसे लालू जी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वो पहले की तरह बिल्कुल सक्रिय नहीं हो सकते हैं। पिछले चुनाव में वो थोड़ा आ गए थे, थोड़ा एक्टिव हो गए थे। लोकसभा चुनाव में और इसमें भी थोड़ा अंतर आ गया है। तो इस बार और तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी की संपूर्ण कमान है। और आरजेडी नहीं कहिए, इस समय आईएनडीआईए जो गठबंधन है, अगर कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस स्वयं बिहार में अपने को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसमें अगर सीटों को लेकर थोड़े बहुत कहीं मतभेद हुए तो हुए, नहीं तो इस समय सर्वमान्य नेता आईएनडीआईए की तरफ से हो गए हैं। पिछली बार भी थी, लेकिन एकदम से सर्व स्वीकार की स्थिति नहीं थी। इस बार वामपंथियों ने भी पूरी तरह उनको स्वीकार लिया है। और जो कुछ भी हमले हैं वो लालू जी से ज़्यादा अब तेजस्वी यादव पर हो रहे हैं। दूसरी जो स्थिति है कि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए यह अंतिम चुनाव होगा। ये पिछली बार नहीं था, 2020 उनके लिए अंतिम चुनाव नहीं माना जा रहा था। और नीतीश जी इस समय जो कुछ भी बोलते हैं उसको लेकर बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई कहीं न कहीं उनकी सोच में थोड़ा असंतुलन है, या कई बार वो कुछ विचलन जैसा उनके अंदर दिखता है। ये सब स्थिति पहले नहीं थी। हालांकि मैं कई बार मंत्रियों से बात करता हूं तो बोलते हैं कि नहीं, बातचीत में तो बहुत सीरियस रहते हैं, कभी कैबिनेट की मीटिंग हो फलाने हैं, लेकिन कई बार उनका रिएक्शन जो होता है, इस प्रकार का रिएक्शन होते हुए हमने कभी उनको देखा नहीं है। और तीसरी स्थिति अगर आप देखते हैं तो जो जन स्वराज पार्टी जो बनी है, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि इस चुनाव प्रबंधन से भारत के लोकतंत्र की रक्षा भी एक बड़ा कठिन काम हो गया हुआ है। अब वो स्वयं उतर गए हैं। और मैं कई बार लिखा भी कि भाई देश को प्रशांत किशोर जी के सिंड्रोम से बचाना आवश्यक है, क्योंकि
कोई भी सोचता है कि अगर मैंने इस प्रकार का मैनेजमेंट हो जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और उसके कारण देश में अच्छी बुरी झूठ सच वाले अनेक संस्थाएं खड़ी हो गई है चुनाव प्रबंधन पर, और आपको जिले जिले में लोग मिल जाएंगे, एक एक कैंडिडेट के चुनाव प्रबंधन के ठेके होने लगे हैं। एक भयानक परिस्थिति भी पैदा हुई हो, अजीब दौर है वो। तो वो स्वयं आ गए हैं, उन्होंने यात्राएं ज़बरदस्त की है, पूरे बिहार में जगह जगह गए हैं। जो इशू उन्होंने उठाया है उसमें बहुत सारे लोगों को अपील करने वाले इशू हैं। जो पुराने आंदोलनकारी थे, एक्टिविस्ट थे, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, कुछ जेपी मूवमेंट से लोग हैं, बहुत हारे थके हुए लोग भी थे, उस सबको लगा कि एक मंच हमको मिल रहा है, काफ़ी लोग उनसे जुड़ भी गए हैं। तो वो इस बार अपनी ताकत लगा रहे हैं, और उनको दुनिया भर से एनआरआई को उन्होंने जोड़ा है, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को जोड़ा है, हैं, बिहार से जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यापारी उद्योगपति भी उनसे जुड़े हैं, थिंक टैंक जुड़े हैं। तो वो एक अलग उनका एक प्रभाव चल रहा है, बहुत व्यवस्थित तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो वो एक तीसरी धारा जो है इस बार बिहार में एक थोड़ी दिखेगी, तो वो एक अलग है कि ये तीसरा है। जो चौथी विशेषता मुझे ये जो दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से वहाँ एक नेतृत्व को लेकर छटपटा रही थी। सुशील मोदी अच्छे जो जैसे भी थे, लेकिन सुशील मोदी को एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा था। सुशील मोदी अब हैं नहीं। हाँ, इस समय जो दो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, तो सम्राट चौधरी भाजपा के मूल कैडर के नहीं, वो दूसरी विचारधारा से आए हैं। तो उस प्रकार से उनकी भाषा, उनका इडियम जो भाजपा के परंपरागत लोग हैं उनको बहुत अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन उन्होंने थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचना, मिलना, लोगों को पहचानना, वीआईपी बात से बिल्कुल दूर रहना। और उनके बारे में जो मैंने सुना है और थोड़ा बहुत देखा है कि वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि सड़क पर चल रहे हैं तो कहीं उतर के किसी से बात नहीं कर सकते हैं, या किसी मीडिया के कार्यक्रम में आ गए तो वो बाकी लोगों की तरह वीआईपी बनो। मैंने देखा है कई बार लोग उतरे, मंत्री लोग अब भागे गाड़ी से बैठ के, वो नहीं, वो आराम से निकलना, लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए, मिलते हुए जाना। तो एक एक क्वालिटी दिखाई है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोट है, जो हिंदुत्व और बाकी चीज़ों को मानते रहे हैं, वो इनकी भाषा नहीं हो पाई है। तो वो देखना पड़ेगा कि, लेकिन इस समय जिस प्रकार से देश की परिस्थिति बनी है, लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को वहाँ कड़ी टक्कर मिलने वाली है, और जो देश में संविधान और वो खत्म हो जाएगा, वो उसका असर पड़ेगा, थोड़ा पड़ भी, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा कर गए, बहुत अच्छा रहा। मतलब उत्तर प्रदेश से, पड़ोस में बंगाल, उत्तर प्रदेश दोनों से मिला लीजिए, तो वो रिजल्ट जो है बेहतर रहा, उसके अपने कारण थे। तो अब वो ये जो लीडरशिप है, इसकी भी एक स्वीकारता का प्रश्न है कि हाँ क्या होता है। तो ये सारे इस बार अलग है। और इतना जो पांचवा पहलू इसका यह है कि कभी भी चुनाव आयोग पर इतना घटिया और इतना गिरा हुआ अटैक, नीच स्तर का आक्रमण कभी बिहार में नहीं हुआ था कि भाजपा का एजेंट है और तेजस्वी जी खड़े हो गए बोल रहे हैं। वो सब जो राहुल जी की भाषा जो है वो बिहार में प्रतिध्वनित हो रही है। तो वो इस बार तेजस्वी यादव जी और बाकी INDIA उठा रही है वोटर लिस्ट को लेकर के। और चूंकि 2003 के बाद उस समय भी गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ था, ये पहला पुनरीक्षण है, तो इसका छठा पहलू है अन्य चुनावों से अलग इसका, कि ये गहन पुनरीक्षण बिहार में SIR सर हो रहा है, इसको लेके विवाद है। अब देखना है कितने लोग छड़ते, अभी तो 65-66 लाख के करीब आ रहा है। तो इस नाते आप देखेंगे कि थोड़ा पहले से ये गुणात्मक रूप से भिन्नता है। ठीक है, एक भी रिव्यू पिटिशन अभी किसी भी पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है, चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन सर, आपने बात की 90 के दौर की, आपने बात की नीतीश कुमार की। सर, आज भी देखा जाए तो नीतीश कुमार अपनी सभाओं में जितना वो बात कर रहे हैं लोगों से, उसमें ये कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, और जंगल राज का बार बार जिक्र हो जाता है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर बिहार अभी सुर्खियों में रहा है। तो NDA और नीतीश कुमार अपने कामकाज को गिनाने की बजाय ज़्यादा जंगल राज पे फोकस करके क्यों चुनाव में जाना चाहते हैं? नहीं, मैं एक तो मानता हूं कि अपना काम भी गिना रहे हैं। मैंने जितना सुना है वो ये अलग बात है कि समाचार पत्रों में या टीवी के पास जो लोग पत्रकार हैं, आपके दर्शक सब नहीं, उसमें टाइम एंड स्पेस होता है
कि उसके स्पेस में उसमें से न्यूज क्या है वो निकाला जाता है। हाँ, ज़्यादातर पॉजिटिव बातें जो होती है कि हमने ये किया है, वो अब थोड़ा बहुत आने लगा है। इस प्रकार की पत्रकारिता बहुत कम होती रही है। और टेलीविज़न में तो आप जानते हैं कि टेलीविज़न की अपनी लिमिटेशन है, देश भर की खबरें देना है तो उसमें 2-4 लाइन वही चलता है। और वाकई बिहार के लोगों को और देश के लोगों को यह याद दिलाते रहना आवश्यक है, क्योंकि जिसको हम एक अंधकार युग मानते हैं, तो बिहार के लिए 1990 से लेके और 2005 एक भयानक अंधकार का युग था। परमात्मा कभी भी किसी राज्य को, किसी समाज को उस प्रकार का अंधकार युग नहीं दे। मेरा भुगता हुआ है, मैंने उस स्थिति को देखा है। बिहार में पहले सड़कें ये नहीं था कि आज की तरह, तो जब देश में ही नहीं था, आप पटना से रांची बिहार एक था, 8 घंटे में पहुंच सकते थे बस गाड़ी से। सड़कें गड्ढे में परिणत हो गई। इसी कारण तो दिक्कत थी, सड़क नहीं होती तो मिट्टी के सड़क पर उतना थोड़े गाड़ियां उठा पटक करती। आपको एक बारात जानी होती थी, 25-30 किलोमीटर यहाँ से जाते थे तो 4-5 घंटे पहले और गाड़ी लेके चलनी पड़ती थी। वो भी कई बार गाड़ी, सड़क कहाँ है और खेत कहाँ है पता नहीं चलता। भयानक, उसमें अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया, कोई घेर ले तो कहाँ जाएगा। रात में अंधकार है, कहीं बिजली नहीं है, आपके पास सड़कें नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल में ले जाने की स्थिति नहीं है। जो सरकारी अस्पताल में उस पर बेड पर कुत्ते बैठते थे, दवाइयाँ नहीं है, टेस्ट का उपाय नहीं है। ये तो मतलब एक अंधकार युग में भी ऐसा भयावह अंधकार था जिसकी कल्पना नहीं थी। गांव गांव में क्रिमिनल बनना फैशन जैसा हो गया था। एक शिक्षक के बच्चे को भी कोई उठा ले, 20,000 रुपया दे दो, अपहरण कर लिया, 20,000 दिया तो छोड़ दिया। मोटरसाइकिल सड़क पर चलते हुए छीन लिया जाते थे। आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप चल नहीं सकते हैं शाम के बाद। महिलाएं, लड़कियों का चलना कठिन हो गया था। और लालू जी ने उसको जो जाति का रूप दे दिया, वो एक भयानक स्थिति पैदा हो गई बिहार में। हमारे देश में 150-200 सालों से एक जातीय विभाजन की स्थिति रही है, जिसको अंग्रेज़ों ने बहुत नाश कर दिया। पुख्त उतना था भी नहीं। अंग्रेज़ों ने उसको जमींदार वर्ग खड़ा करके, भूमि सुधार के नाम पर, भूमि पर कब्जा करके, लगान बढ़ा करके इसको बहुत ज़्यादा किया। उतना था नहीं, सब मिलजुल के रहते थे समाज में। उसको लालू जी ने इतना लगाया कि अब वो कई जो पिछड़ी, तथाकथित पिछड़ी जाति, मैं तो नहीं मानता हूँ, अंग्रेज़ों का दिया हुआ बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब नाम भारत में कभी था नहीं, न कभी सुना गया था। तो वो सब जो लोग थे, उनको ये लगता था कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, कुछ सभी का नहीं था, लेकिन उसमें से कुछ का हुआ कि हमको क्रिमिनल बनना चाहिए, ठेका हमारे हाथ में आना चाहिए। ये कैसे ले रहे हैं? सड़कों पर अगर सरकारी पेड़ है, किसी को काटना है तो इसमें ये क्यों काट रहा है दूसरी जाति का, हम काट लेंगे ज़बरदस्ती बिना नीलामी के। अजीब किस्म की परिस्थिति थी। बहुत सारे जिसको कहते हैं कि सवर्ण जातियाँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं सवर्ण, अवर्ण, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, इससे मैं भारत की ये कल्पना ही नहीं थी। कभी आप अलग से आएंगे तो मैं जाति पर बात कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ लिखा गया उसमें तो वो भयावह परिस्थितियाँ थी। मोहल्ले लोगों को छोड़ देना पड़ा। ऐसी तो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो स्थिति, जिसके पास थोड़े भी ज़मीन थे वो ज़मीन बेच के बच्चों को, परिवार को बाहर भेज दिया कि जाके बाहर पढ़ो। ये स्थिति, इसलिए उसको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। बिहार में कोई 5 रुपया लगाने नहीं जाता था। बिहार के ट्रेनों से लोग गुजरते थे तो भयभीत रहते थे, जबकि हालांकि ऐसा नहीं था कि ट्रेन पर कोई हमले हो गए, ये भी नहीं हुआ। बिहार में कोई ट्रेन पर बड़ी डकैती हो गई, ये हमले हुए हो, ये सब स्थिति नहीं थी। लेकिन ये समाज की यही स्थिति थी। चुनाव जो होते थे, आज लोग कह रहे हैं क्या था चुनाव में बूथ पर 10 लोग गए, धक्का लगाया, 2-4 लाठी पीटा, कहीं 2 गोली चलाया, शहरों के मतदाता डर से भाग गए, जिसका मर्जी है बूथ छाप लिया। अजीब प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी। हालांकि अपराधी का राजनीतिकरण बिहार में 90 के दशक में शुरू हो गया था, इसकी कांग्रेस ने नींव डाली थी, लेकिन लालू जी उसके विरुद्ध आए थे। वीपी सिंह के शासनकाल में इनको उसको खत्म करना था। लालू जी और राबड़ी जी का जो शासन था उसमें यह था कि शासन न करना ही शासन है, कुछ काम न करना ही काम करना है। हाँ, जो हो रहा है उसको, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करो, अपने आप वो ही है। अजीब हालत हो गई थी। तो इसको याद कराना बहुत आवश्यक है। याद, नई पीढ़ी को भी इसका पता होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू जी और राबड़ी जी, उनकी पार्टी ने कभी उस काल के लिए क्षमा नहीं मांगी है कि हमसे भूल हुई और दुनिया में बिहार बदनाम हुआ। दिल्ली जैसे जगह में गाली होती थी, अगर आप कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो कोई बोल देता था, बिहारी हैं क्या, बिहारी हो क्या तुम? जो यहाँ की बसें थी डीटी समय, वो बोला था बिहारी हो क्या तुम? तो ये परिस्थिति थी। तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपने बात की, लेकिन बिहार में एक रोज़गार बड़ा इशू है।
पलायन बड़ा इशू है, और इस क्षेत्र में नीतीश कुमार वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं जिसकी उम्मीद सबने की थी। आपको क्या लगता है? नहीं तो इसके पहले ऐसा कब हुआ था? ऐसा है कि ये भी एक भारत के बारे में एक बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ रोजगार कहाँ नहीं है। गांव में आपको बिहार के गांवों में खेत में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है, किसान तराही तराही कर रहा है। आपको अगर गाड़ी रखते हैं तो बिहार में एक ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। आप ऑफिस खोलते हैं तो आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिलता है, खाली नहीं है। किसको बेरोजगारी कहते हैं? बेरोजगारी का मतलब क्या है कि हमने पीएचडी कर लिया और हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हमको वही नौकरी चाहिए। उनके लिए समस्या है कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया है और इंजीनियरिंग आता नहीं, आप सिविल इंजीनियर हो गए हैं लेकिन आपको एक टेंडर भरने नहीं आता है, तो आपकी समस्या है। काम इतना ज्यादा है कि मैं लोग उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल झूठ बात हो रही है। बहुत सारे लोगों ने, अच्छे अच्छे होटल बंद हो गए आदमी के अभाव में, सिनेमा हॉल बंद हो गए, कई कारणों से बंद हुए हैं। कई लोगों ने व्यापार बंद कर दिया कि अब लोग नहीं मिलते हैं। पहले कन्वेंट में इतने टीचर मिल जाते थे, साधन कन्वेंट उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े खुल गए, उसको अच्छा वेतन मिलता है, वहां चले गए हैं। तो मैं तो उल्टी स्थिति वहां जाके देख रहा हूं कि जो आम काम थे उसके लिए आपको बिहार में एक घर बनवाना हो तो आपका जो ठेकेदार है, जिसको राज मिस्त्री कहते हैं, 5 से 7 जगह ले लेगा। आपका 3 महीने का काम है, वो 3 साल लगा देगा। आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि उसके पास इतने काम है, आपके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, दूसरा नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर देखना पड़ता है कि हाँ, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। किसकी बेरोजगारी भाई? अगर भारत में ये भाव है कि हाथ से काम करना छोटा है तो उसका मेरे पास उत्तर नहीं है। भारत में कभी भी श्रम को छोटा नहीं माना गया है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बिहार में भरपूर मात्रा में काम है। इतनी सड़कें बन रही हैं कि बाहर से वहाँ मजदूर आ रहे हैं। आप अभी चले जाइए, जो सड़कें सब अभी बननी, 3 अभी हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनने जा रहा है। मुझे अभी किसी ने कल मिलने आए थे, बोले थे कि वहाँ तो लेबर की कमी हो गई, हम लोग करों से क्या करें, कहाँ कहाँ से लेबर अब मंगाना पड़ता है। जो भट्ठा वगैरह बिहार में चल रहे हैं, बाहर से लेबर मंगाना पड़ता है। तो ये जो पहले से रटी रटाई बातें जो उठाई जा रही है ना, ये भयानक है। ये लोग, जो काम है उसके लिए लोग उपलब्ध नहीं है। ये मैं ही बोल सकता हूँ, देश में कोई बोल नहीं रहा। बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे भाई, किसी ने बीए पास कर लिया तो क्या उसको बीए पास करने के बाद क्या काम मिल सकता है? बताइए हमको। मैं ही पूछ रहा हूँ, जो लोग बेरोजगारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट को क्या काम दोगे जिसने किया हुआ है? क्या वो खेत में हल जोतना छोटा काम हो गया? क्या वो ट्रैक्टर चलाना छोटा काम है? क्या वो जा करके अगर कहीं ठेका किसी का घर बनवाएगा वो छोटा काम है? तो विचित्र है। इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। मैं नहीं मानता हूं कि बिहार में इस समय काम की कमी है। मैं तो वहां एक रिक्शा वाले को भी मोबाइल पर नेट चलाते देख रहा हूं। अब आपको किस रोड में आप जाते हैं जो दिन भर गाड़ियां नहीं चलती रहती और सब भरी रहती है? बिहार से आप कौन सा पर्यटन स्थल है जहां बिहार से लोग नहीं जाते हैं? वैष्णो देवी, जम्मू जाने वाली सब ट्रेनें उधर से आती है, सब भरी हुई आ रही है। अब मैं देखता हूँ बिहार के लोग ट्रेन से आते हैं, दिल्ली खरीदारी करते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसी तो स्थिति नहीं है। हाँ, बिहार में चूंकि विभाजन के बाद आपके खनिज उद्योग सब चले गए झारखंड में, उस रूप में बिहार का पुनर्निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, श्री बाबू, इन लोगों ने जो बिहार को बनाया था तो एक सोच के बनाया था कि जिस क्षेत्र में खनिज है, वन संपदा ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में उससे जुड़े हुए उत्पादन वहाँ बनाए। उन्होंने तो सोचा नहीं था कि आप बांट देंगे, तो वो एक समस्या पैदा हुई है। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री आए तभी बिहार विकास करे। डबल डिजिट में हर साल ग्रोथ चल रहा है। किस स्टेट का डबल डिजिट में ग्रोथ है? इसलिए बिल्कुल वहां बैंकों में आप जाएंगे ना, तो बैंक में वहां बिहार में ज्यादा कर्मचारी रखने पड़ रहे हैं। उल्टी स्थिति है। वहां कोचिंग में जगह नहीं मिलती है, लाइन ला के अच्छी अच्छी कोचिंग में कहां से, मतलब ये एक अजीब किस्म की छवि है। इतनी नई नई बसें वहां से चल रही है कि कितने लोग, इतने प्रकार के व्यापार खड़े, खासकर सेवा के व्यापार, वो अद्भुत है। वो बिहार में जो जरूर आवश्यकता है बिहार के रोजगार के लिए, कि बिहार में जो तीर्थ स्थान है उसका उतना प्रचार नहीं। जबरदस्त तीर्थ स्थल है बिहार में, सांस्कृतिक का महान क्षेत्र रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोग गाइड का काम करें, उसको प्रचार करें, उसके हिसाब से चीज़ों को बढ़ाएं। मैं टूरिज्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं तीर्थाटन बोल रहा हूँ कि टूरिज्म के साथ भोग विलास भी बढ़ता है। तीर्थाटन में वही काम होता है, लेकिन लोग अच्छे भाव से जाते हैं, दोनों में अंतर है। तो ये तो मैं मानता नहीं हूँ। बेरोजगारी का अर्थ है कि सरकारी नौकरी लोग चाहते हैं, उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो सीमाएं हैं।
इस देखिए परिणाम क्या हुए हैं कि लालू जी के राज में शिक्षा का बहुत पतन हो गया। तो आज आपको योग्य लोग उपलब्ध नहीं है। मैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के मुझे उसके मेंबर मिल गए थे, बोले कि अब जो आता है उसी में से रखना पड़ता है, क्योंकि इतने सालों में पढ़ाई ठीक से तो हो ही नहीं, सब पास कर गए, तो कहाँ से रखेंगे आप, जो है उसी में से रखना पड़ता है। बिहार में टीचर का निकला, महिलाओं के आरक्षण के कारण देश भर की महिलाओं का, जहाँ के हिंदी भाषी थी, बिहार में नौकरी मिल गई। बिहार का अब तो महिलाओं के लिए उन्होंने रिजर्व भी कर दिया बिहार को। तो ये मैं नहीं मानता। सरकारी नौकरियों की हमेशा सीमा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलते हैं वो पूरे देश में सीमा है, लेकिन बिहार में वो जो पुराना पैमाना होता है रोजगार और बेरोजगार दर का, वो ध्वस्त हो चुका है। जो लोग पुराने अर्थशास्त्री अपना लिखते रहे, करते रहे, जमीन पर यह स्थिति नहीं दिखती है। हाँ, आपके पास डिग्री है, जितना वेतन का आपको काम चाहिए वो हो सकता है कि आपको ना मिले, लेकिन उसको बेरोजगारी नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो काम उपलब्ध है। चिराग पासवान की भूमिका को बिहार में इस बार आप कैसे देखते हैं? पिछली बार उन्होंने जो किया उसका नतीजों पे तो असर हुआ, इस बार उनकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि एनडीए में बाकायदा वो हैं, कभी वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिख जाते हैं, कभी वो उनके साथ खड़े रह जाते हैं, और दिल्ली से कहते हैं कि उन्हें बिहार जाना है, बिहार में चुनाव लड़ना है। देखिए, मैं तो जो चिराग जी थे पहले बहुत परिपक्व उनके स्टेटमेंट आते थे। जो नई पीढ़ी के जो भी नेता थे तो मैं मानता था कि ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। आज भी बहुत सारी बातें सोच समझ के बोलते हैं। अब उनके कौन रणनीतिकार हैं, भविष्य की दृष्टि से उनको लग रहा होगा, जो मेरी समझ में आई है कि नीतीश जी का तो ये समय है, तो भविष्य में अगर हमको नेतृत्व की दावेदारी करनी है कि इसके बाद नेतृत्व मेरे हाथ में आना चाहिए, तो उस संघर्ष की उन्होंने अभी शुरुआत कर दी। थोड़ा जल्दी हो गया है ये। और अगर उनको ये है कि भाई अपराध बढ़ रहा है तो मुझे अंदर से उठाने से अगर लोगों का सपोर्ट बेस जो होगा वो नहीं घट जाएगा, तो वो उनकी रणनीति हो सकती है। बात सही है कि इधर जिस प्रकार की हत्याएं हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं वो थोड़ा बहुत डरावनी है। पटना जैसे शहर में इतनी हत्याएं हो जाना, जगह जगह हो जाना, हॉस्पिटल में घुस के, ये तो मुझे लालू जी के समय का याद आ गया। ऐसे ही हुआ था, ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या तो मिनिस्टर की हुई थी उस समय तो बिहार में। लेकिन दोनों में अंतर है। ये इस प्रकार की घटना एकदम लालू जी के राज्य की याद दिला देती है। उस समय मैंने नीतीश कुमार जी का एक इंटरव्यू किया था, वो बिहार का वो लड़ रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है 2001-2 का या उसी समय के आसपास होगा। तो उन्होंने कहा कि बिहार में कोई किसी को तय कर दे तो वो उसको मार देगा, उसको कुछ नहीं। बिहार में, और ये बात सच था कि आपको इनकाउंटर करा दीजिए, मार पुलिस ही मार देगी, पैसा दे दीजिए तो FIR दर्ज तो होना नहीं है। तो वो स्थिति थी। तो थोड़ा डर तो पैदा हुआ है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब यह है कि अब अपराधियों को संरक्षण नहीं है, ये बात सत्य है। किसी भी पार्टी में अपराधियों को संरक्षण नहीं। विपक्ष के लिए भी कह रहा हूँ कि ये नहीं कि हाँ लालू जी के पार्टी में अपराधियों को संरक्षण हो जाएगा या नीति, मैं नहीं मानता। अब दौर बदल गया है। कोई अपराधी को संरक्षण देगा तो जनता अब साथ नहीं देगी। तो सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण नहीं है। अपराधियों के अंदर ये भाव नहीं है कि हम मारेंगे तो हम पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन चूंकि जेलों में सुधार नहीं हुआ है, जेल में जाके माफियागिरी देश भर में चल रहा है, पंजाब से लेकर चारों तरफ देख रहे हैं, एक भयानक परिस्थिति है ये। लेकिन उसके कारण वो उसको आप चिराग जी अगर इसको उठाने लगते हैं तो उठाने का मैं मानता हूं कि जो गठबंधन के अंदर का ये तरीका नहीं हो सकता है। इस समय गठबंधन में मैंने देखा है कि जीतन राम मांझी, उनके पुत्र जो हैं संतोष मांझी, बहुत ही संतुलित बोल रहे हैं। मतलब उनके बयान जो है वो दलित विरोधी तो नहीं है ना, दोनों पिता पुत्र उन्हीं के वोट से जीते हैं, तो उनके भी एक दलितवाद है, वो भी दलित पर करते हैं। मैंने देखा है संतोष मांझी को कठिन से कठिन प्रश्न मैंने उत्तेजित करने वाला भी पूछते हुए लोगों को देखा है, बड़ी शांत और संतुलित होकर उत्तर देते हैं। तो मुझे लगता है कि दलित को बीच अगर नेतृत्व है तो चिराग जी को इससे समझना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप भड़का के, क्योंकि अब गांव में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। जो दलित हैं इस समय तो लंबे समय से पिछड़े का ही राज्य है ना बिहार में। जो लोग जो ये जा रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता कोई टेलीविजन पर किसी के माथे पर टीकी है, बिहार में टीकी बोलते हैं इसलिए मैं भी रखता हूँ, जिसको चूटिया बोलते हैं यहाँ, वो है बोल दिया, किसी को चंदन है उस पर कर देते हैं, किसी का नाम झा मिश्रा त्रिपाठी है उस पर टिप्पणियाँ कर देते हैं। तो अब वो लोग तो राज्य में ज़्यादा नहीं है ना। अब तो जिनको आप कह रहे थे, हालांकि मैं ये विभाजन नहीं मानता, उन्हीं लोगों का 90 से राज है ना, लगातार आप ही के हाथ में नेतृत्व है, तो अब आप किसको गाली देंगे? बिल्कुल।
35 वर्ष से अगर देखा, इन्हीं लोगों के हाथ में लीडरशिप है सारा पार्टियों का, ज़्यादातर सांसद इनके, विधायक इनके हैं, तो उसमें अब किसको आप गाली दे रहे हैं? तो वो जो चिराग पासवान जो है उस पॉलिटिक्स का, उनको अभी मेरी भी कौन उनको सुझाव देता है, मतलब ये तो बात ठीक है कि थोड़ा अपराध है तो उसके बारे में स्पष्ट बात करनी चाहिए, आप उसको हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन वो बड़े नेता हैं, वहाँ के डीजीपी से बात कर सकते हैं, एडीजीपी से बात कर सकते हैं, स्थानीय एसपी से बात करके जानकारी ले सकते हैं क्या हो रहा है, सरकार से पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं ना, गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है, उनसे बात कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, और वो उसके बारे में बोलना चाहिए। अब ये इससे क्या होता है कि अगर आपके अंदर एकजुटता नहीं दिखती है तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और चुनाव के समय विपक्ष इसका लाभ उठाता है, आपके पास उत्तर देना कठिन हो जाता है। मैं इसको उचित रणनीति नहीं मानता। बिल्कुल सर, मैं मुश्किल से 4-5 साल की मेरी पत्रकारिता का अनुभव है, लेकिन बिहार में जातिवाद की राजनीति को लेकर इतनी चर्चा होती है, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो बिहार में ही है। लेकिन मैं देखता हूँ कि यूपी में भी ये देखने को मिलता है, पंजाब में आप देखिए दलित का अलग हो जाता है, हरियाणा में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में हम सब ने देखा है किस तरीके से मराठा वर्सेस ब्राह्मण चलता है वहाँ पे। जातिवाद की राजनीति हर राज्य में है, लेकिन बिहार को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? और वर्तमान समय में आप देखिए विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार सीएम बनने वाले नहीं है, अगर एनडीए जीतती है तो बीजेपी किसी सवर्ण को सीएम बना देगी, मंगल पांडे का नाम ले लिया जाता है। प्रशांत किशोर अपनी चुनावी तैयारी में जुटे तो उनको भी टाइटल उनका लेके आया गया कि ये प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो ये बिहार में इस तरह की राजनीति क्यों होती है जो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है? नहीं, देखिए, हिंदुत्व के कारण नरेंद्र मोदी जब से आए राष्ट्रीय क्षितिज पर, तो बिहार यूपी सब में जो जातीय सीमाएं टूटी थी, यादवों ने भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जो माना जाता था कि सामान्यतः उनका है, चूँकि मैं इसका गवाह हूँ। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की जाति के लोगों ने भी जो है चुपचाप थोड़ा वोट दे दिया था, तो जातीय सीमाएं टूटी थी और उससे देश की राजनीति में उथल पुथल हो गया, स्थापित शक्तियाँ ध्वस्त हो गई उसमें। लालू जी की क्या हालत थी? 0। मुलायम सिंह की क्या हालत थी भाई? 73 सीटें इधर आ गई, अब दोनों मिला के 6-7 सीट पर सिमटे थे, अगली बार 65 सीटें आ गई। तो ये जो कांग्रेस ध्वस्त हो गई, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमको 44, 45, 50, 51 सीट पर सिमटना पड़ेगा। तो ये जो उथल पुथल मला, तो लोगों को ये लगा कि फिर से उस पर राजनीति को ले जाओ मंडलवाद के दौर पर, तो ले आए हैं वो। और भयानक यह है, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी जब जाति को लेकर थोड़ा समीकरण बनाने लगती है तो लोगों को निराशा हुई उससे। कई बार जो पिछड़ी जाति दलितों के लोग हैं कि हम लोग तो इसीलिए इधर आए थे, और वो हो रहा है कि जाति सच्चाई है। जाति सच्चाई नहीं है, जाति को सच्चाई बना दिया गया। हमारे राजनीति का काम धीरे धीरे जाति भेद को समाप्त कर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसके बाहर निकालना था। ये बात सही है कि भी घूम के आए, लेकिन बिहार में अगर हम ऐसा मानते हैं कि केवल बिहार में है तो वो आपका प्रश्न सही है, लेकिन ये अलग से विचार करने का प्रश्न है। बिहार के चुनाव के संदर्भ में जब जिसको इस जाति से लोगों को बाहर निकालकर राजनीति को ले जाना था, अगर वो लोग नहीं ले जाएंगे तो जाति की ओर लौटेगा। साउथ में कम जातियां हैं, आप कर्नाटक में चले जाइए, आंध्रा में चले जाइए, यहाँ तक कि तमिलनाडु में तो द्रविड़ गैर द्रविड़ सारा मिला जुला करके वहाँ भी ब्राह्मणों के विरुद्ध ऐसे ही होता है। तो वो एक लंबे समय से अंग्रेजों ने जो एक ब्राह्मणिज्म वर्ड दिया जो कभी था नहीं, उसका एक घातक प्रभाव देश में हुआ है। और चूंकि उस आधार पर राजनीति हमारे देश में विकसित हुई है मंडल आयोग के बाद। और बहुत सारे नेता जो लालू जी हैं, बाकी अभी अखिलेश जी हैं, उनका परिवार, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, देवेगौड़ा जी, ऐसे बहुत सारे नेता देश भर में उसके आधार पर निकले हैं, तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब इस समाज को तय जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको भी पता है कि केवल बिहार की स्थिति नहीं, कहते बिहार में जाओ तो जाति तो है। अरे मैं तो यूपी चुनाव में घूम रहा था भाई, अगर जाति केवल बिहार में है तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर यादव अखिलेश यादव जी के साथ क्यों जाते हैं? अधिकतर वाल्मीकि लोग मायावती जी के साथ क्यों जा रहे? तो विचित्र स्थिति है, निषाद है, राजभर तो है। तो इसीलिए ये अगर आप देखेंगे तो ये इसको तोड़ने की आवश्यकता है। बाकी इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि बिहार में कोई स्पेशल है। सच तो यह है कि बाद की स्थिति आई थी तो लालू जी को भी, जिनको सवर्ण जाति कहते हैं, उनका एक बड़ा वोट तो मिलने ही लगा था ना, लास्ट में तो देते ही थे। आपने भी देखा होगा, आपका भी जहाँ बूथ होगा उस गांव में भी आपने देखा होगा कि आरजेडी के भी समर्थक रहे, वो केवल पिछड़ी जाति के लोग नहीं होते थे, सब जाति के लोग हो गए थे।
नीतीश जी तो जाति के नहीं है, नीतीश जी को सभी जातियों का समर्थन मिला कि नहीं मिला। बीजेपी का भी अगर आप लीडरशिप देखेंगे तो सुशील मोदी, वो तो अगड़ी जाति से नहीं थे। पिछली बार जो 2020 के चुनाव जीतने के बाद जो दो उप मुख्यमंत्री बने, रेणु देवी जी और तारकेश्वरी प्रसाद, ये भी इस उच्च जाति से नहीं थे। अभी एक बनाया गया है विजय सिन्हा जी को, और लेकिन तब भी एक हैं, मुख्यमंत्री वही हैं। तो अब इसमें तो अजीब स्थिति है कि जाति जाति उपजाति जाएगी कहाँ। तो अगर इसको तोड़ना है तो यादव लोग भी अपने आप में देखें ना बिहार के, कि क्या हमारा नेता एक ही परिवार हो सकता है क्या दूसरे लोग हमारे दुश्मन हैं? समाज में जब जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, अगर उनको वोट दे देंगे तो क्या हम समाप्त हो जाएंगे? क्या यादवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? यादव एक महान जाति रही है। इतिहास के कालखंड में देखेंगे तो पूरे देश में उनको पिछड़ा बता के समझा दिया गया। तो ये तो बड़ा अजीब किस्म के नेता ही आप ऐसा पैदा करते हैं जो आपकी महानता को हटा के कहता है आप पिछड़े हो। तो उसका कोई उपाय है? ये अभी पुराने विश्लेषण के तरीके थे जो 2014-2019 में पूरी तरह ध्वस्त हुआ था, लेकिन उसके बाद से एक नया दौर आ गया है और विदेशी शक्तियां भी चाहती है कि भारत जातीय के आधार पर बने, वहीं से जातीय जनगणना और सब निकल रही है। तो ये एक इससे देश को बचाने का समय है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा कि राजस्थान में जाति नहीं है। तो ये तो वहाँ के नेताओं को तय करना है। जो विश्लेषक लोग हैं, ये उनकी अपनी समझ है, वो अपना विश्लेषण करते रहें और उस विश्लेषण का समाज पर थोड़ा सा विषाक्त असर पड़ता है, उससे हमको बचाने की आवश्यकता है। अंत में सबसे आखिर में छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि बिहार का चुनाव किस तरीके से होगा और आफ्टर बिहार चुनाव देश की राजनीति किस तरीके से हम देखेंगे बदलते हुए? ये दो प्रश्न है कि बिहार का चुनाव किस तरह से होगा और बिहार के चुनाव के बाद क्या देश की राजनीति पर बदलाव हमको दिखेगा। ये तो परिणाम पर निर्भर करेगा अभी, और इसके बारे में हमको नहीं। बिहार के चुनाव मूलतः इस समय जो परिस्थिति बन गई है कि विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जिससे कि वो नई कोई बात कर सके, ये दिखाई दे गया है। मर्डर हुए हैं, विपक्ष के नाते उठाना उनका काम है ये। लेकिन आर्थिक विकास के मोर्चे पर अगर ये सरकार थोड़ी बहुत कम भी है तो किसी ने कल्पना नहीं किया था कि पटना का हवाई अड्डा जो है दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड में आ जाएगा। कल्पना थी? जो आप पूरा जो कोसी का क्षेत्र है, वो कोसी के क्षेत्र में कभी कल्पना थी कि ऐसे ऐसे फ्लाईओवर और इस प्रकार के सड़कें दिखेंगी? सीतामढ़ी, आप अगर छपरा से, मुजफ्फरपुर से, पटना से सीतामढ़ी जाना होता तो हम लोगों को बचपन में याद है कि रूनी सैदपुर में एक बस रुक जाती थी कि पुल हर साल टूटना है, दूसरी बस वहाँ रहती थी, लोग नाव से चढ़ के जाते थे, उधर से बस पकड़ के जाते थे, पतली सी सड़कें होती थी। आप चारों तरफ जा रहे हैं, पूरे बिहार में जा रहे हैं, सब कुछ बहुत व्यापक पैमाने पर बदला है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में सीमेंट, बालू, छड़ इसकी इतनी है कि उसकी कमी हो रही है, कहाँ से लाया जाए, पत्थर, ईंट, सब की कमी हो रही है, वो सारा कुछ है। तो इसीलिए वो जो विपक्ष के पास, इसीलिए शेर का मुद्दा कि ये हटा रहे हैं। दूसरा यह है कि घुसपैठियों का मुद्दा आया है, तो वो अगर आप साथ खड़े हो रहे हैं, बिहार की सच्चाई है। तो अब इसमें परिणाम क्या आता है देखना होगा। क्या सत्तारूढ़ पक्ष इसको ठीक से सामने रख पाएगा? कोई चुनाव आयोग तो करने नहीं आती है। सत्तारूढ़ पक्ष जो कुछ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट एक एजेंडा लादने की देश पर कोशिश है, उसको निकाल के कहाँ ले जाते हैं, उसका बिहार पर लोग कितना प्रभाव करते हैं। बिहार में जातीय विभाजन करके तनाव वगैरह पैदा होने की कोशिश होगी, उसमें कैसे उससे निकलेंगे लोग, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि इस बार के बिहार के चुनाव को कांग्रेस ने भी और इन लोगों ने कहा है करो और मरो, इस बार इनको किसी ढंग से हराओ। तो ये पूरी अपनी जो कुछ भी इनके पास अस्त्र हैं, दुर्भाग्य से तेजस्वी यादव जी की स्थानीय राजनीति रही है, उसमें इस ढंग से एलिमेंट्स नहीं रहे हैं जो बहुत ज़्यादा देश को ही नुकसान पहुंचा दे। राहुल जी के साथ जो तत्व हैं देश और दुनिया को, उनके लिए इस समय कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई अरब जैसा विद्रोह हो जाए, कोई श्रीलंका जैसा हो जाए और राष्ट्रपति को भाग जाना पड़े, कुछ बांग्लादेश के जैसा हो जाए, इस प्रकार की बातें उठाई जा रही। तो उसमें बिहार का चुनाव जो है देखना होगा कैसा रहेगा, और परिणाम पर निर्भर करेगा कि वो बिहार की राजनीति, देश की राजनीति। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिणाम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बीच की परिस्थिति में आज जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिणाम की स्थिति नहीं है। लंबे शासन से एक असंतोष होता है लोगों के अंदर,
जो नेतृत्व है उसके असंतोष होता है, लेकिन वो असंतोष इतना बढ़ जाएगा कि लोग इस सत्ता को उखाड़ करके और लालू जी के परिवार के हाथ में फिर से नेतृत्व देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और इसके लिए मैं प्रभात साक्षी का भी, आपका अंकित जी, बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।